वाला था कि ठीक उसी समय अमन की नजर उस पर पड़ गई। वह दहाड़ उठा, रुक जा वहीं। इधर लोकेश भी मानव की सलाह मानकर कुछ ठंडा पड़ चुका था। अमन ने इशारे से लोकेश को अपने पास बुलाया और समझाने लगा, देख बे, ये जो आदमी खड़ा है ना, वो दिव्या का मैनेजर है। अभी तक तो ये बात सिर्फ हमारे बीच में थी, लेकिन अगर ये बात यहाँ से बाहर गई तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इसे सिर्फ एक ही बात पता होनी चाहिए, और वो ये कि तुम डील साइन करोगे। लोकेश ने तुरंत मानव की तरफ पलट कर देखा और सामने खड़े मैनेजर की तरफ उंगली दिखाकर बोला, इसको अंदर प्राइवेट कैबिन में बिठाओ, मैं इससे बाद में बात करूंगा। मानव तुरंत अपने दोनों बॉडीगार्ड के साथ दौड़ा। दिव्या के मैनेजर का फोन छीन लिया गया और उसे डरा धमकाकर एक प्राइवेट रूम की तरफ ले जाया गया। लोकेश के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये अमन जो लोकेश के सामने शेर बनकर दहाड़ रहा था, वो दिव्या के सामने चूहा क्यों बन जाता था। इधर लोकेश की घबराहट उसके पूरे वजूद को निगलने पर आमादा थी। वो इस समय अपने आप में नहीं था। वो लड़खड़ाते हुए बोला, लेकिन तुम असल में हो कौन? यह सब जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे तुम्हारा हाथ है क्या? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैंने आज से पहले डैडी को भी इस तरह डर से कांपते हुए नहीं देखा। अमन ने दहशत में कांपते लोकेश के बाएं कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाने लगा, मेरी पहचान जानकर क्या करोगे? बस ये जो गुंडागर्दी करते हो, उससे बाज आ जाओ। इतना सुनने के बाद लोकेश ने तुरंत हाथ जोड़ ली और रहम की भीख मांगने लगा। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। लोकेश के गिड़गिड़ाने का भी अमन पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बेहद लापरवाही से कहा, और तुम्हें लगता है कि केवल माफी मांग लेने से काम चल जाएगा? वो बिस्तर पर मर्दानगी कौन दिखाने वाला था? लोकेश ने तुरंत उसका इशारा समझ लिया। अपने गाल पर थप्पड़ मारते हुए वो बड़बड़ाने लगा, मुझे मेरे पापों की सजा मिलनी चाहिए। वह लड़की, वह दिव्या बहन जैसी है मेरी, मैंने उसके ऊपर गंदी नजर डाली। आज से दिव्या क्या, मैं अब किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। इतना सुनने के बाद अमन ने लोकेश की बाजू पर थपकी मारी, फिर शान से वहां से निकलते हुए बोला, शाबाश, वो डील भी साइन कर देना अब। उधर अमन अपना जलवा दिखाकर सब कुछ अपने काबू में कर चुका था। इधर दिव्या फोन न उठाने पर मन ही मन बड़बड़ा रही थी, क्यों मैंने ऐसे यूजलेस इंसान से शादी की? 2-4 बार पार्टी में क्या लेकर गई, उसे आदत पड़ गई। इसके तो पर ही निकल गए, जाने कहां गायब है सुबह से। और दूसरा, ये मैनेजर का बच्चा फोन भी नहीं उठा रहा मेरा। पक्का डील कैंसिल हुई होगी। जिस अमन को दिव्या रत्ती भर इज्जत नहीं दे रही थी, उसी अमन का खौफ लोकेश को सदमे में डाल चुका था। जब लोकेश के डैडी ने बताया कि अमन की वजह से उसके सारे बिगड़े काम बनने लगे हैं, ये खबर सुनकर लोकेश के चेहरे पर चमक आ गई। उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ने लगा, जहां दिव्या का मैनेजर बंद था। इधर प्राइवेट रूम में लोकेश दिव्या के मैनेजर के सामने बैठा था। लोकेश की हालत देखकर मैनेजर हैरान भी था और मन ही मन हंस रहा था। लोकेश ने उसे कहा, देख भाई, अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ है वह बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं तुझे जुबान बंद रखने की पूरी कीमत दूंगा, 5 लाख रुपए, लेकिन याद रहे अगर यह बात बाहर आ गई तो फिर। मैनेजर ने कहा, अरे बिल्कुल नहीं सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस यूं समझ लो कि मैं यहाँ आया ही नहीं था, और जब मैं आया ही नहीं तो फिर मैंने देखा भी नहीं, और जब देखा नहीं तो फिर बोलूंगा कैसे। लोकेश को भरोसा देने के बाद मैनेजर अपने हिस्से का इनाम लेकर खुशी खुशी उस बार से बाहर निकल गया। इधर लगभग 1.5 घंटे बाद दिव्या के केबिन का दरवाजा खुला और मैनेजर अंदर दाखिल हुआ। मैनेजर को देखते ही दिव्या भड़क उठी, कहाँ थे तुम? मैं कितनी देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। क्या हुआ, बात हुई तुम्हारी लोकेश से? मैनेजर ने कहा, जी मैडम, मैं उनसे मिलने के लिए सीधा उनके होटल चला गया था। वहाँ काफी देर तक वेट करना पड़ा। उस वक्त नेटवर्क नहीं आ रहा था। वहाँ से निकलने के बाद भी मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फिर आपका नंबर नहीं लग रहा था। दिव्या ने कहा, तुम्हें जिस काम से मैंने भेजा था वह हुआ या नहीं, या लोकेश ने हमारी डील कैंसिल कर दी? मैनेजर ने कहा, अरे नहीं मैडम, मैं जाऊं भी और काम भी ना हो, भला यह कैसे हो सकता है? लोकेश ने मुझे जबान दी है कि डील कैंसिल नहीं होगी, लेकिन वह आपसे पहले किसी कंडीशन के बारे में बात करना चाहते हैं। दिव्या ने कहा, कंडीशन? कैसी कंडीशन? कंडीशन का जिक्र आते ही दिव्या के माथे पर बल पड़ गए। मैनेजर ने कहा, अब वह तो मुझे नहीं पता, लोकेश सर ने बोला है कि वह कल खुद ऑफिस आकर आपसे बात करेंगे। दिव्या ने कहा, ठीक है, जाओ। इतना कहकर दिव्या ने उसे वापस भेज तो दिया, मगर अब एक नया सवाल उसके सामने सिर उठाकर खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोकेश किस तरह की कंडीशन उसके सामने रखने वाला था। अमन रात को देर से लौटा। अगली सुबह वह सीधे दिव्या के रूम में पहुंचा। दिव्या सोफे पर बैठी बैठी सो रही थी। लैपटॉप उसकी गोद में रखा हुआ था। अमन ने अपना गला साफ करते हुए धीमी आवाज में पुकारा, दिव्या। दिव्या की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अमन नजदीक गया तो उसका चांद सा चेहरा साफ साफ नजर आने लगा। बालों की एक लट चेहरे के आगे झूल रही थी, जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। अमन ने हौले से उसका लैपटॉप उठाकर टेबल पर रखा और बेहद प्यार से दिव्या को अपनी गोद में उठा लिया।
फिर उसे बच्ची की तरह बिस्तर पर सुला दिया। नींद खुलते ही दिव्या अमन पर भड़क उठी। कहाँ बैठे थे तुम चुप कर, पूरा दिन कहाँ गायब थे? अमन ने कहा, अरे उठ गई तुम, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। अमन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दिव्या फिर चिल्ला पड़ी। दिव्या ने कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। कल सारा दिन कहाँ थे तुम? और ये बताओ कि कल मुझे सोफे से उठाकर बेड पर किसने सुलाया? अमन ने कहा, अब मैं तुम्हारा पति हूँ तो मैंने ही किया होगा। क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई? लेकिन चिंता मत करो, मैंने और कुछ नहीं किया। तुम जितना समझती हो मैं उतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ब्राउनी बनाई है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? इतना कहकर अमन ने एक प्लेट दिव्या की तरफ बढ़ाई। चॉकलेट ब्राउनी देखते ही दिव्या का गुस्सा छूमंतर हो गया। उसने लपक कर प्लेट हाथ में ले लिया, मगर अचानक कुछ याद आते ही चौंक पड़ी। लेकिन एक मिनट, तुम ये ब्राउनी मुझे घूस दे रहे हो? क्या कांड करके आए हो? अमन का कलेजा धक से रह गया। वह मन ही मन बुदबुदाया, हे भगवान, कहीं इसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया। दिव्या की सवालिया निगाहें अब भी अमन पर टिकी थीं। अमन ने फौरन बात बदल दी, अरे नहीं, वो याद है एक दिन तुम्हारी फ्रेंड आई थी घर पर, तुम दोनों जब बातें कर रही थीं तब सुना था कि ब्राउनी तुम्हें बहुत पसंद है, अब खाओ ना। इतना इन्वेस्टिगेट क्यों कर रही हो? दिव्या ने घूरकर अमन को देखा और प्लेट स्लैब पर रख दी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बैठकर तुम्हारी सड़ी हुई ब्राउनी खाऊं। मैं अभी थोड़ी देर के लिए ऑफिस जा रही हूँ, तब तक जाओ पीछे वाले पुराने स्टोर रूम की सफाई करो। वहाँ बरसों का कबाड़ पड़ा है, चूहों और मकड़ियों का अड्डा। यही तुम्हारे लायक काम है। ऑफिस से लौटने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए। इतना बोलकर दिव्या गुस्से में पैर पटकती हुई किचन से बाहर निकल गई। अमन ने जाती हुई दिव्या को मुस्कुराकर देखा, फिर प्लेट उठाकर ब्राउनी का एक बड़ा टुकड़ा अपने मुंह में ठूंस लिया। वह झाड़ू, डस्टबिन और एक बोरी लेकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ गया। अंदर सब सड़ रहा था, गीले कार्डबोर्ड, जाले, टूटी चीजें। सिर्फ अमन और उसका भगवान जानते थे कि वह दिव्या की ज्यादतियां क्यों सहता था, क्यों अमन को दिव्या की किसी बात का बुरा नहीं लगता था। इधर दिव्या ने अपने ऑफिस में कदम रखा ही था कि सामने से लोकेश आता दिखा। लोकेश को देखते ही दिव्या अलर्ट हो गई। वो उस कंडीशन के बारे में सोचकर डरी हुई थी, लेकिन उसके सामने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोली, हेलो मिस्टर लोकेश, वैसे तो हम कई बार मिल चुके हैं, लेकिन कंडीशन समझने के लिए पहली बार मिल रहे हैं। इतना सुनकर लोकेश थोड़ा मुस्कुराया। उसने फटाफट अपने मैनेजर के हाथ से फाइल लेकर दिव्या के सामने रख दी और नरम लहजे में बोला, अजी हमारी क्या डिमांड होगी, हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए थे। दिव्या ये सुनकर हैरान हो गई। है, दिव्या चौंकी ही रह गई, लेकिन तब तक लोकेश बोल पड़ा, ये लीजिए, हमें आपकी डील मंजूर है, आप जैसा बोलेंगी उसी प्राइस पर मंजूर है। मैंने साइन कर दिया है, एक बार आप भी पढ़कर साइन कर लीजिए। दिव्या ने फाइल ली और उसके पन्ने पलटने लगी। उसने देखा कि लोकेश ने न सिर्फ अपने सारे टर्म्स और कंडीशंस हटा लिए थे, बल्कि अपने प्रॉफिट में से 20% हिस्सा भी छोड़ दिया था। दिव्या ने कहा, आर यू श्योर कि हम यह डील कर सकते हैं? और यह आपके गाल को क्या हुआ? झिझकते हुए लोकेश बोला, अजी गाल को छोड़िए, यहाँ तो बवाल होने वाला था, आप बस साइन कर दीजिए। इतना सुनकर दिव्या ने कंधे उचकाए। उसने अपनी सेक्रेटरी से पेन लिया और फटाफट साइन कर दिए। पेपर पर साइन होते ही लोकेश ने फाइल दिव्या के हाथ से ले ली। लोकेश ने कहा, आशा है कि भविष्य में भी आपकी दया दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहेगी। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दिव्या जी, उस बड़े आदमी तक यह बात पहुंचा दीजिएगा कि हमारी डील पक्की हो गई है। दिव्या ने पूछा, बड़ा आदमी कौन? लोकेश ने कहा, वही जिसने मेरे गाल पर अपनी कलाकारी की है। इतना कहकर लोकेश वहां से चला गया और दिव्या के सामने एक नया सवाल छोड़ गया। ये किस बड़े आदमी की बात कर रहा था? खैर, बड़े आदमी को छोड़ो, घर जाकर उस छोटे आदमी की क्लास लगाते हैं। दिव्या घर पहुंची तो स्टोर रूम बिल्कुल साफ मिला। एक एक चीज करीने से रखी हुई थी। वह सोच ही रही थी कि अब अमन को धमकाने के लिए कौन सा बहाना बनाए। तभी अमन सामने आकर मुस्कुराते हुए बोला, आपके लिए एक सरप्राइज है। दिव्या ने कहा, कैसा सरप्राइज? फिर बिना बताए गायब होने वाले हो क्या? अमन ने कहा, नहीं, कुछ खास है, अंदर चलिए। दिव्या जाना तो नहीं चाहती थी, पर पता नहीं क्यों कमरे में चली गई। वहां उसने देखा कि स्टोर रूम के कबाड़ से अमन ने कमरे को बहुत खूबसूरती से सजा दिया था। अमन ने दिव्या की तरफ देखकर एक सॉन्ग चला दिया। सॉन्ग सुनते ही दिव्या का पारा चढ़ गया। वह कमरे में तोड़फोड़ मचाते हुए बोली, बंद करो ये सॉन्ग, मुझे सख्त नफरत है इससे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सॉन्ग प्ले करने की? आखिर क्या था इस सॉन्ग में जो दिव्या गुस्से से लाल हो गई? इस सॉन्ग के पीछे अमन का मकसद क्या था? क्या दिव्या ने चिल्लाते हुए कहा, बंद करो इसे, मुझे नफरत है इस गाने से। अमन ने कहा, पर मुझे तो मोहब्बत है, आखिर यही गाना है जो एक सीखे। अमन की बात बीच में काटते हुए दिव्या ने कहा, तुम बार बार पति बनने की कोशिश मत करो। अमन ने कहा, बार बार नहीं, सिर्फ एक बार। वैसे तुम जितना जलील करती हो, कोई और होता तो घर छोड़ के भाग गया होता। अमन का ये जवाब सुनकर दिव्या को एक मौका मिल गया। उसने पलटकर सवाल किया, तो तुम भी क्यों नहीं भाग जाते? अमन ने कहा,
भाग जाऊंगा तो फिर तुम्हारा क्या होगा? अमन के इस जवाब पर दिव्या चिढ़ गई। अभी अमन को देने के लिए कोई काम उसके ध्यान में नहीं आया। उसने खुद ही जाकर म्यूजिक बंद कर दिया और अमन को डांटते हुए बोली, आइंदा इस घर में ये सॉन्ग नहीं बजना चाहिए। इतना कहकर दिव्या अपने कमरे में चली गई। रात भर सोचती रही कि आखिर लोकेश ने अचानक डिसीजन क्यों बदल दिया। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही उसने सबसे पहले अंजलि से यही डिस्कस किया। अभी तक जो खुला शेर बनकर घूम रहा था वो अब भीगी बिल्ली कैसे बन गया। एकदम से उसने अपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन बदल दिए, यहाँ तक कि अपना प्रॉफिट ही छोड़ दिया। ये सब आखिर हुआ कैसे? अंजलि ने कहा, कुछ भी हो सकता है मैम, उन्होंने किसी बड़े आदमी का नाम लिया था। अब वह बड़ा आदमी कौन है ये तो आप ही जानती होंगी। इतनी देर में दिव्या अपने केबिन के बाहर पहुंच चुकी थी। उसने पलटकर अंजलि को देखा और बोली, नहीं पागल, मुझे अगर पता होता तो मैं उससे क्यों पूछती। ये मिस्टीरियस आदमी आखिर है कौन? अब मुझे पता लगाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, एक काम करो, अभी एक लड़की मुझसे मिलने ऑफिस में आएगी, उसे सीधा लेकर मेरे केबिन तक चली आना। ये बोलकर दिव्या अपने केबिन में आ गई और अंजलि वापस काम पर चली गई। आसरा अनाथालय के बड़े से ऑफिस में दो लोग बातचीत कर रहे थे। दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए आवाज बाहर भी सुनाई दे रही थी। मैनेजर की कुर्सी पर मिस्टर जयेश कुमार बैठे हुए थे। उनके ठीक सामने अमन शर्मा बैठा था। काले रंग के एक छोटे बैग को अमन की तरफ खिसकाते हुए जयेश कुमार ने कहा, नहीं अमन, मैं तुमसे यह पैसे नहीं ले सकता, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अमन ने कहा, लेकिन क्यों नहीं ले सकते सर? और फिर मैं कोई बहुत ज्यादा पैसे तो दे नहीं रहा हूँ, रख लीजिए ना, बच्चों के ही काम आएंगे। इतना बड़ा अनाथालय आप चला रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज घट ही जाती होगी, कुछ पैसे पड़े रहेंगे तो काम ही आएंगे। जयेश कुमार ने कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं आखिर कब तक तुमसे पैसे लेता रहूंगा अमन, और तुम कब तक यहाँ पैसे लुटाते रहोगे? अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हें शादी करनी है, घर बसाना है। सारे पैसे अगर यहाँ ला ला कर दान करते रहोगे तो फिर। अमन ने कहा, शादी की चिंता वो करे जो कुंवारे हैं, हम तो शादीशुदा है। अमन की बात सुनकर जयेश कुमार कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी लगभग 25 साल की एक लड़की अपनी गोद में एक छोटी बच्ची को लिए हुए अंदर आई। उसे देखते ही जयेश कुमार ने कहा, अरे लव्या, आओ आओ। लव्या की गोद में बैठी बच्ची मीरा नीचे उतरते ही लपक कर अमन की गोद में चढ़ गई, जबकि लव्या बगल में रखे सोफे पर जाकर बैठ गई। मीरा के गाल पर थपकी मारते हुए अमन ने कहा, मीरा, आजकल बहुत चॉकलेट खा रही हो, तुम्हारे दांत अगर खराब हो गए ना तो याद रखना, डेंटिस्ट के पास ले जाकर सारे दांत निकलवा दूंगा, फिर सारी जिंदगी दांत नहीं आएंगे तुम्हारे, पोपली बन के घूमती रहना। अमन के इतना कहते ही मीरा ने झट से अपना मुंह पोंछ लिया और बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए बोली, चॉकलेट खाने की आदत भी तो आपने ही डलवाई है, यहाँ के सभी बच्चों को आपने ही तो बिगाड़ा है। मीरा की बात बीच में रोकते हुए लव्या ने पूछा, वैसे सर आज किस बात पर बहस चल रही थी यहाँ पर? जयेश ने जवाब दिया, अमन जी बहुत अच्छा मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कि ये शादीशुदा है। लव्या ने छेड़ते हुए कहा, अरे शादीशुदा होते तो भी तो बीवी के साथ आते, वैसे आपकी बीवी है कौन? लव्या की बात का अमन ने ऐसा जवाब दिया कि दोनों के होश उड़ गए। दिव्या कोठारी का नाम सुना है? वो मेरी वाइफ है। दिव्या कोठारी एक जाना माना नाम थी। लव्या और जयेश उसका नाम सुनकर हंस पड़े। लव्या ने कहा, यार एक साथ दो मजाक, नाम लिया भी है तो कम से कम ऐसा लो ना जिस पर यकीन हो जाए। इतना सुनने के बाद अमन ने कहा, यकीन नहीं हो रहा है तो रुको अभी कंफर्म कर देता हूँ। इतना कहकर उसने सुकेश को फोन मिला दिया और उठाते ही पूछा, यार ये बताओ दिव्या कोठारी मेरी कौन है? सुकेश ने घबरा कर कहा, सर है तो वो आपकी बीवी ही, लेकिन अगर आपने देर कर दी तो वो नहीं बचेंगी। अमन ने बेचैन होकर कहा, मतलब? अमन ने घबरा कर पूछा और सुकेश के जवाब का बेसब्री से इंतजार करने लगा। सुकेश ने घबरा कर कहा, कुछ लोग भाभी के ऊपर अटैक प्लान कर रहे हैं, मैं ये बताने के लिए आपको कॉल करने ही वाला था कि पहले आपका फोन आ गया। ये सुनते ही अमन का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वह चौंकते हुए बोला, कौन है वे लोग, कुछ पता चला? सुकेश ने कहा, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, बस इतना मालूम चला है कि यह एक बड़ा गैंग है जिसके निशाने पर भाभी जी है। अगले 1.5 से 2 घंटे में उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हो सकता है। वैसे मैंने अपने आदमी भी लगा दिए हैं। अमन ने तुरंत सुकेश को रोक दिया और बोला, नहीं तुम कुछ नहीं करोगे, अपने आदमी को वापस बुला लो। मैं देखता हूं, तुम सिर्फ यह पता करो कि ये लोग कौन है और इसके पीछे उनका मोटिव क्या है। क्या ये लोग अकेले काम कर रहे हैं या किसी ने इन्हें पैसे दिए हैं? सुकेश ने दूसरी तरफ से कहा, ठीक है। और इधर अमन ने फोन रख दिया। वह जब वापस लौटा तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींची हुई थी। उसे परेशान देखकर लव्या ने टोका, क्या बात है अमन, तुम्हारे चेहरे पर अचानक से 12 क्यों बज गए? किसका फोन था, सब ठीक तो है ना? अमन ने बात को घुमाते हुए जवाब दिया, अरे हाँ, वो क्या है ना कि अचानक से मेरा मैनेजर इंस्पेक्शन पर आ गया है और मैं तो अपनी सीट पर हूं नहीं, तो मेरे कलीग ने फोन किया था मुझे इन्फॉर्म करने के लिए, मुझे इमीडिएटली जाना होगा। लव्या ने मायूसी के साथ कहा, ओह ठीक है।
अमन फटाफट वहां से निकल गया। काफी देर तक खड़ी होकर वह उसे जाते हुए देखती रही। अचानक किसी ने आकर उसकी उंगलियां पकड़ ली। लव्या ने चौंक कर नीचे देखा तो मीरा खड़ी थी। मीरा उसके चेहरे पर आंखें टिकाकर बहुत नटखट अंदाज में बोली, दीदी आप उनसे बात तो करो, आप दोनों की शादी हो जाएगी। लव्या ने सन्न रहकर कहा, क्या ये तुम क्या बोल रही हो, किससे शादी हो जाएगी मेरी? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अमन भैया से। मैं जानती हूँ कि आप भी उन्हें बहुत पसंद करते हो, देखो ना आप कैसे स्माइल कर रही हो। लव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, धत्त। लव्या यह कहकर मुस्कुराकर अंदर भाग गई। इधर दिव्या अपने केबिन में बैठी थी, मगर वो अकेली नहीं थी, बल्कि तगड़ी पर्सनालिटी की एक लड़की उसके सामने बैठी हुई थी जो कद काठी से बिल्कुल मर्दाना लग रही थी। देविका नाम की उस लड़की ने दिव्या के चेहरे पर नजर टिकाकर पूछा, वैसे एक बात बताओ दिव्या, वह कौन लोग हैं जो तुम्हारी जान लेना चाहते हैं? कोई अंदाजा? मेरा मतलब कोई तो ऐसा होगा जिसे तुम्हारी मौत से फायदा होगा। दिव्या ने उंगलियों में फंसे पेन से खेलते हुए कहा, मुझे कोई अंदाजा नहीं है यार, मैं एक बिजनेस वुमन हूं ना, इसलिए सबको लगता है कि एक आसान शिकार हूं। क्या मर्द क्या औरत, सब मेरी सक्सेस से जलते हैं। इस लाइन में तो बहुत से दुश्मन होते हैं, इसलिए मुझे मेरी परछाई से भी बचकर चलना पड़ता है। देविका ने बहुत गौर से दिव्या की बात सुनी और फिर सिर हिलाने लगी। हाँ ये बात तो है, पैसों की यह खास आदत होती है, वह दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा पैदा करता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना। अब चलो, यहाँ बैठी क्या हो, क्या यहीं बैठकर सारा दिन निकाल दोगी? दुश्मन को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि उसके डर से तुम यहाँ चुपचाप बैठ गई हो। तुम्हें अपना रूटीन कंटिन्यू रखना चाहिए। दिव्या ने कहा, हाँ मैं भी वही सोच रही हूँ, आओ चलो डायमंड मॉल से एक एक आइसक्रीम खाकर आते हैं। इतना बोलकर दिव्या उठी और देविका उसके साथ निकल गई। वे दोनों ऑफिस से निकलकर अभी पार्किंग की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी एक जानी पहचानी आवाज दिव्या के कानों से टकराई। उसने पलटकर देखा तो अमन भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। अमन ने कहा, दिव्या मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। ये बोलकर वह दिव्या की तरफ बढ़ा, मगर तभी देविका ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। ओ हेलो, कौन हो भाई, क्या काम है? देविका के सवाल का जवाब दिव्या ने दिया, पति है मेरा, यही तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शनि है, देख नहीं रही कैसे फटे चीथड़े कपड़े पहनकर घूम रहा है। देविका ने अमन को ऊपर से नीचे तक देखा और पीछे हट गई। दिव्या ने अमन से पूछा, बोलो क्या बात है, और तुम गायब कहाँ थे अभी तक? अमन ने सर झुका लिया और शर्मिंदगी के साथ बोला, मुझे कुछ पैसे। दिव्या ने कहा, क्या? दिव्या के ऊपर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसने फौरन अमन को डांट दिया, मेरे पास क्या पैसों के पेड़ लगे हैं, अभी तुम्हें पिछले हफ्ते मैंने 10,000 रुपए दिए थे, कहाँ गए वो पैसे? अमन हकलाने लगा। वह दिव्या ने झट से उसे काटते हुए कहा, हार गए होगे सट्टे में या फिर गिरा दिए होंगे कहीं, एक नंबर के लापरवाह आदमी हो तुम। अब मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, चलो मेरी कार निकालो, हमें डायमंड मॉल जाना है। ये बोलकर दिव्या अपनी कार की तरफ बढ़ने लगी, मगर अमन फिर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझे पैसे अभी के अभी चाहिए, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अमन की यह जिद देखकर दिव्या अपना आपा खो बैठी। उसने फौरन लपककर अमन को पीछे धकेल दिया। ओ हेलो मिस्टर अमन, एक बार में बात सुनाई नहीं देती क्या? कान का ढक्कन खोलो और जो मैं बोल रही हूँ उसे अपने दिमाग में बिठा लो। पैसे नहीं मिलेंगे, नाम के पति हो ना, लेकिन अगर ज्यादा चू चपड़ की तो तुम्हारे नाम के आगे ही लेट लिखना पड़ जाएगा। अब हटो। दिव्या की बातों का अमन पर रत्ती भर असर नहीं पड़ा। वह अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दिव्या का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो रहा था। वह झल्लाते हुए बोली, अब इसकी चाल समझ में आई, पहले मेरे लिए ब्राउनी बनाई, फिर घर पे मुझे इम्प्रेस करने के लिए हमारी शादी में बजने वाला गाना प्ले किया। उसे लगा था मैं इमोशनल हो जाऊंगी और इसे अपना लूंगी, फिर उसके बाद जितने पैसे चाहे मुझसे ले लेगा। इतना सुनने के बाद भी अमन बीच से नहीं हटा। गुस्से से लाल होकर दिव्या ने अमन को धकेल दिया। ठीक उसी समय एक जबरदस्त धमाका हुआ और पार्किंग में खड़ी दिव्या की कार के पर खच्चे उड़ गए। आग इतनी तेज फैली कि अगल बगल खड़ी गाड़ियां भी धू धू करके जलने लगी। देविका ने तुरंत दिव्या को कवर किया और ऑफिस के 2 गार्ड भी दिव्या की सुरक्षा में दौड़ पड़े। देविका ऊंची आवाज में बोली, ओ माय गॉड दिव्या, तुम्हारी कार में तो बम रखा था, अगर हम कार में होते तो अभी तक। आगे के शब्द उसके हलक में ही अटक गए। कौन है वो अनजान दुश्मन जिसने दिव्या की कार में बम रखा था? क्या अमन ने उस दुश्मन? देविका ने कहा, आज तो इस अमन की सूझबूझ ने ही हमारी जान बचाई है दिव्या, तुम्हें तो इसका थैंकफुल होना चाहिए। देविका ने अमन की वाहवाही में कहा, मगर दिव्या को देखकर यह साफ लग रहा था कि वह अमन की तारीफ से बिल्कुल खुश नहीं है। वह तो नक्कर बोली, ऐसा सिर्फ तुम ही सोच सकती हो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये आदमी हमारे लिए कितना बदनसीब है। हम जब तक अंदर बैठे थे सेफ थे, लेकिन जैसे ही ये हमारे सामने आया हमारी कार में ब्लास्ट हो गया। देविका ने फौरन अमन के चेहरे पर नजर डाली। अमन का चेहरा उतरा हुआ था। उसे देखकर
देविका को तरस भी आया मगर तभी दिव्या की खरी आवाज ने सभी का ध्यान खींचा। ये सब के सब एक नंबर के कमीने हैं, सामने से तो टकराने की हिम्मत है नहीं इनके अंदर, इसलिए चोरी छुपे हमला करते हैं। मेरी ब्रांड न्यू कार का सत्यानाश कर दिया कमबख्तों ने। अब मुझे कहीं नहीं जाना देविका, मैं सीधा घर जाऊंगी। देविका के पास इसका जवाब पहले से तैयार था। उसने फौरन अपनी जेब में हाथ डाला और कार की चाबी निकालकर दिव्या के सामने झुलाने लगी। डोंट वरी, मेरी कार आखिर किस दिन काम आएगी, और ये कार तो ज्यादा सेफ है क्योंकि इसे मैंने बिल्कुल बुलेट प्रूफ और शॉक प्रूफ बनवा दिया है। आओ चलें। देविका यह बोलकर चलने लगी तो दिव्या भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी, मगर अब अमन अपनी जगह पर खामोश खड़ा था। दिव्या ने तो कुछ नहीं कहा, मगर देविका बोल पड़ी, अरे अमन, तुम यहाँ रुककर क्या करोगे? आओ चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। देविका के इतना कहते ही अमन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो फटाफट देविका के पीछे लग गया और बोला, थैंक यू देविका, तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर दोगी तो मेरे गाड़ी के पैसे बच जाएंगे। दिव्या बड़ा सा मुंह बनाते हुए भुनभुनाई, उफ, ये गरीबों का सरदार मेरी ही किस्मत में लिखा था। यहाँ जैसे तैसे मेरी जान बची है और इसे अपने भाड़े के पैसे बचाने हैं। अमन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो तीनों देविका की कार में जाकर बैठ गए। देविका ड्राइविंग सीट पर थी, दिव्या उसके बगल में और अमन पीछे बैठा हुआ था। देविका सामने लगे मिरर के जरिए काफी देर से अमन के चेहरे और उसके हाव भाव को नोटिस कर रही थी, जबकि अमन देविका से नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। अचानक देविका ने गियर बदलते हुए पूछा, वैसे अमन एक बात बताओ, तुमने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है क्या, या गन वगैरह चलाते हो? अमन का माथा ठनका। वह अपने मन में बोला, ओ शिट, इसे आखिर पता चल ही गया। मगर देविका से उसने हंसते हुए कहा, हाँ, टाइम पास के लिए चलाना सीखा था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? देविका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में गांठ पड़ गई है। गौर से देखो दिव्या, वहां की हड्डी भी काफी उभरी हुई है। ऐसा सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होता है जो गन चलाते हैं। दिव्या, तुमने मुझे बताया नहीं, ये अमन तो काफी छुपा रुस्तम निकला। दिव्या ने भी रियर व्यू मिरर से अमन को हिकारत भरी नजर से देखा और मुंह बिचकाते हुए बोली, कैसे बताती, मुझे तो खुद आज पता चल रहा है कि ये जीरो पर्सनैलिटी वाला इंसान बंदूक चलाना जानता है, और तुमने यह बात मुझे कभी बताई क्यों नहीं? अमन ने फौरन पलटकर जवाब दिया, तुमने कभी पूछा ही नहीं, वैसे भी तुम कुछ पूछती कहाँ हो, तुम तो बस ऑर्डर देती हो। जिस पर दिव्या तिल मिलाकर बोली, पूछने की जरूरत नहीं थी मुझे, जो लोग अलग होते हैं वो अलग से दिख जाते हैं। तुमने कभी देखा है खुद को शीशे में? ना शक्ल ना सूरत, तुम कोई सोल्जर या डॉन तो हो नहीं, एक भगोड़े हो। दिव्या के मुंह से ये शब्द निकलते ही देविका ने फौरन अमन का चेहरा देखा। अमन का चेहरा उतर गया था। अचानक देविका ने कार की स्पीड धीमी कर दी और आखिरकार ब्रेक दबा दिए। चारों तरफ कारें ही कारें नजर आ रही थीं। दिव्या अपनी सीट से उचकते हुए बोली, यार यहाँ तो टाइम जाएगा, काफी लंबा जाम लगा हुआ है। अमन ने फौरन कहा, देविका, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे लिए यहाँ रुकना रिस्की होगा? भी अभी दिव्या पर एक अटैक हुआ था, अटैकर्स अभी भी अलर्ट मोड में हैं। एक जगह रुककर वेट करना मौत को दावत देना है। अमन की बात सुनते सुनते अचानक देविका को कुछ खटका। उसने सामने लगे मिरर से झांक कर देखा। अगले ही पल उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वह घबरा कर बोली, दिव्या, मुझे लगता है कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। देखो, ये दो गाड़ियां काफी देर से हमारे पीछे लगी हैं। ये तो कोई आम रास्ता नहीं है, इधर से जाने का तो कोई मतलब भी नहीं बनता। अमन और दिव्या दोनों अपनी सीट से उचक उचक कर पीछे देखने लगे। सचमुच दो बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पीछे आ रही थी। अमन ने तपाक से कहा, ये लोग अटैकर्स हैं, कार में काले शीशे लगे हैं जो कि बैन है, ये लोग शरीफ आदमी नहीं हो सकते। अमन के इतना कहते ही दिव्या की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह घबरा कर बोली, ओ माय गॉड देविका, अब क्या होगा? देविका ने कार की स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा, होना क्या है, जंग होगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो फिर डरती क्यों हो? मेरे पास एक गन है और कुछ हथियार भी रखे हुए हैं। अमन, देविका ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अमन दुबक कर सीट के कोने में बैठा हुआ है। देविका ने पूछा, अमन, तुम्हें हथियार चलाने तो आते होंगे ना? अमन कोई जवाब दे पाता इससे पहले ही कार में एक जबरदस्त टक्कर हुई और सभी लोग अपनी जगह से उछल गए। दिव्या चीखने लगी और जल्दी ही कार में अफरा तफरी मच गई। देविका चिल्लाई, सब लोग अपनी अपनी सीट बेल्ट लगा लो, अब दिखाते हैं इनको कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। देविका ने यह कहकर कार को टर्न किया और उसे एक गड्ढे में उतार दिया। दोनों गाड़ियां भी उसके पीछे पीछे उतर आई। मौका पाते ही देविका ने काले रंग की गाड़ी में जोरदार टक्कर मारी, मगर ये क्या, वह कार तो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। उधर देविका की कार को एक हल्का झटका लगा और कार बंद पड़ गई। दिव्या ने घबराहट में अपने दोनों हाथ सिर पर रख लिए और हकलाते हुए बोली, देविका, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? देविका ने अपनी सीट बेल्ट हटाई और डोर हैंडल पर हाथ रखकर सख्ती से बोली, अब तो आमने सामने का मुकाबला होगा, तुम कार में ही बैठी रहना, कार थेफ्ट प्रूफ है, वे लोग अंदर नहीं आ सकते, मैं इन्हें सबक सिखा कर आती हूँ।
इतनी देर में वो दोनों बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर सामने खड़ी हो गईं और अंदर से धड़ाधड़ बदमाश निकलने लगे। किसी के हाथ में हॉकी थी तो किसी के हाथ में बल्ला। देखकर ही लग रहा था कि सबके सिर पर खून सवार है। पीछे संकरी गली थी, इसलिए अब बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं था। देविका ने अपनी गन पीछे से निकाली और मौत का सामना करने निकल पड़ी। दरवाजा खुलने की आवाज हुई, फिर एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। दिव्या अपनी सीट पर बैठी हुई अपनी सांसों को स्थिर करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसकी नजर सामने लगे मिरर पर गई और वह दंग रह गई। पिछली सीट पर अमन को न पाकर दिव्या बेफर पड़ी। ओ माय गॉड, अब ये आदमी कहाँ भाग गया? देविका ने इसे बाहर निकलने से मना किया था। इधर देविका गुंडों से अकेली जूझ रही थी, मगर अमन नदारद था। न वो कार के अंदर था न बाहर, तो फिर आखिर वह गया कहाँ? अरे, अमन तो गली के मुहाने पर खड़ा था जहाँ किसी की नजर नहीं जा सकती थी। वह जानता था कि छोटे मोटे गुंडों को तो देविका निपटा देगी, मगर जो गुंडों का मास्टरमाइंड है उसे अमन को अकेले ही निपटाना होगा। छोटे कद के उस गंजे आदमी को देखते ही अमन ने ललकारा, क्यों भाई, अपने कुत्तों को वहाँ मैदान में भेजकर तुम यहाँ छिपकर बैठे हो? दिव्या शरीफ लड़की है, चंद पैसों के लिए उसकी जान क्यों लेना चाहते हो? दूसरा आदमी गरजते हुए बोला, छोड़ उसको, आज मैं तेरी जान लूंगा। ये बोलकर उस हट्टे कट्टे आदमी ने फौरन अमन के ऊपर हमला किया, मगर अमन पहले से सावधान था। उसने बाईं तरफ लपककर यह वार बचाया और दंदनाता हुआ एक पंच उस राक्षस की पसलियों में जड़ दिया। चोट इतनी जोरदार थी कि अगले ही पल उसके मुंह से खून निकल आया, मगर अमन दरिया दिली के मूड में नहीं था। उसने आदमी को संभलने का मौका भी नहीं दिया और उल्टे पैर से एक जोरदार किक उसकी गंजी खोपड़ी पर जड़ दिया। वह हाथी की तरह गरजता हुआ आदमी वहीं गिर पड़ा और अमन उसके सीने पर पैर रखकर खड़ा हो गया। छोड़ दो मुझे, अमन मुस्कुराया। क्यों मेरी जान, अब नहीं लेगा मेरी जान? उस गैंडे ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखकर लगता नहीं था कि तुम इतने ताकतवर होगे। मेरी दिव्या मैडम से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मुझे तो किसी आदमी ने पैसे दिए थे। किस आदमी ने? सीने पर अपने पैर का जोर बढ़ाते हुए अमन ने पूछा, जिस पर वह बोला, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूं भैया कि उसका सरनेम। अमन ने गुस्से में पूछा, हाँ, क्या है उसका सरनेम? अमन के पूछने पर उसने जैसे ही सुपारी देने वाले आदमी का सरनेम बताया, अमन के होश उड़ गए। वह अपने मन ही मन भुनभुनाया, इतनी बड़ी साजिश कर रहा है वो, उससे तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले इसका मुंह बंद करना जरूरी है। अमन ने यह कहते हुए अपने दाहिने हाथ को आगे करके अपनी रिस्ट वॉच में कोई बटन दबाया। अगले ही पल एक छोटा सा तीर निकला और सनसनाता हुआ जाकर उस आदमी के गले में चुभ गया। बेचारे को चीखने का भी मौका नहीं मिला और उसने वहीं दम तोड़ दिया। अमन ने फौरन अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगा दिया। कॉल कनेक्ट होते ही वो बोला, सुनो, वन विहार की गली नंबर 56 में एक लाश पड़ी है, क्लियर इट। इधर देविका 10-10 बदमाशों से अकेले लोहा ले रही थी। उसके पास गन थी, इसलिए कोई उसके नजदीक आने की कोशिश नहीं कर रहा था, मगर देविका ने कुछ ही समय में कई बदमाशों को जमीन सुंघा दी थी। 10 मिनट की मारपीट के बाद जब गुंडों को यकीन हो गया कि वे देविका से नहीं जीत पाएंगे, तो वे अपनी कार में बैठकर फरार हो गए। दुश्मनों को खदेड़ने के बाद देविका ने दिव्या को अपने साथ लिया और अमन को ढूंढने निकल पड़ी। जल्दी ही उनका सामना अमन से हो गया। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें, और तुम कहाँ भाग गए थे? वो, अब मैं लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं चुपचाप निकलकर यहाँ इस गली में छुप गया था। वो लोग चले गए क्या? दिव्या ने अमन की तरफ देखते हुए अपना सिर थाम लिया, फिर ऊपर की तरफ देखकर शिकायती लहजे में बोली, हे भगवान, आखिर मैंने कौन से पाप किए थे जो इस पट्टू को मेरे सिर बांध दिया तुमने? ये गरीब था, फटे पुराने कपड़े पहनता था, गवारों की तरह रहता खाता था। वह सब एक बार को बर्दाश्त कर लिया था मैंने, मगर कम से कम थोड़ा हिम्मती तो बनाया होता। देखा तुमने देविका, तुम लड़की होकर वहां उन गुंडों से अकेली लड़ रही थी और ये मर्द होकर इस गली में छिपा बैठा था। अब तो देविका के सब्र का पैमाना भी छलक चुका था। अमन की तरफ एक सख्त नजर डालकर वह बोली, तुम जवान के नाम पर कलंक हो अमन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दिव्या ने कहा, अब बस बहुत हुआ, मैं इस डरपोक भिखारी के साथ नहीं रह सकती, मैं अभी दादाजी को फोन करती हूँ। ये बोलकर दिव्या वहां से लौट पड़ी और देविका भी पैर पटकती हुई उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अमन ने एक बार झांककर गली में देखा जहां से लाश हटाई जा रही थी। वह मुस्कुराता हुआ उन दोनों लड़कियों के पीछे चल पड़ा। देविका एक बार फिर कार ड्राइव कर रही थी। कार वापस सड़क पर आ गई थी और अब वे लोग घर से केवल थोड़ी ही दूर थे। दिव्या के मूड का सत्यानाश हो चुका था। उसने अपने दादा मिस्टर देवेंद्र कोठारी को फोन लगाया और गुस्से में बकने लगी, दादाजी, मुझे तलाक चाहिए। क्या सच में दिव्या अब अमन से तलाक ले लेगी? क्या दादाजी इस तलाक को मंजूरी देंगे?